आपको बताया G7 के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा हिस्ट्री जान लेते हैं इसके बारे में, ये आया कैसे था। एक्चुअली क्या है दोस्तों ना, 1973 में ग्लोबली अगर देखेंगे तो ऑयल क्राइसिस काफ़ी तेजी चल रहे थे और मतलब फाइनेंशियली इनस्टेबिलिटी हो गई, तो डर लग रहा था कि मतलब कि ग्लोबली इकोनॉमिक एकदम ध्वस्त हो जाएगी, ठीक है। तब जाके 1975 में एक समिट हुआ कि इसका 6 नेशंस के जो बड़े मतलब डेवलप्ड नेशन थे ना, उनका एक मतलब समिट हुआ। उसमें कौन कौन था? यूएस था, आपका यूके था, फ्रांस था, वेस्ट जर्मनी था, जापान था और इटली था, ठीक है। और उसी के बाद नेक्स्ट ईयर में 1976 को जब कनाडा ने इसे ज्वाइन किया तो इसका ऑफिशियली नाम हो गया G7। समझ, यहाँ से ये मतलब 1976 से ये मतलब आया जब कनाडा ने ज्वाइन किया। उसके बाद 1997 में रशिया ने भी ज्वाइन किया इसको, और रशिया ने जैसे ज्वाइन किया ये बन गया G8, ठीक है। और 2014 में क्या हुआ ना, रशिया ने मतलब जो यूक्रेन का एक एरिया है क्रीमिया, रुकी मैं आपको मैप में दिखाता हूँ दोस्तों, है ना। जैसे आप देख रहे हैं दोस्तों ना, ये यूरोप का मैप है। यूरोप में ही आप ये देखिए, ये यूक्रेन है। यूक्रेन का ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं ना, ये काफ़ी विवादित रहा था क्योंकि रशिया ने इसको कैप्चर कर लिया है। और जब इसको कैप्चर किया था तो इसको मतलब G7 G8 वाली लिस्ट से निकाल दिया गया था, एक्सपेल हो गया था, जस्ट एक्सपेल्ड एंड बिकम G7, ठीक है, आफ्टर क्रीमिया एनेक्सेशन, ठीक है। अब देखिए G7 है क्या ये दोस्तों। G7 जो है मतलब G7 जो है ये 7 कंट्रीज़ का, वो भी सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकली जो एडवांस कंट्रीज़ है, मतलब डेवलप्ड कंट्रीज़ है, उनका एक ग्रुप है जिसमें कौन कौन आता है। उसमें आता है जूस गर्लफ्रेंड, ठीक है। जूस से क्या हुआ दोस्तों, जे से हो गया आपका जापान, यू से हो गया आपका, यू से क्या हुआ यूके हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका ये जो ई है दोस्तों ना, ये इंग्लैंड हो जाएगा, मतलब यूके ये हो जाएगा, यूएस हो जाएगा, आई से इटली हो जाएगा, सी से आपका हो जाएगा कनाडा, जी से जर्मनी, एफ से फ्रांस, ठीक है। यूएस, कनाडा, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड जापान, ठीक है। ये आपके 7 कंट्रीज होगी जो मतलब G7 को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बन सकता है क्या, क्या ये मतलब कोई फॉर्मल है, मतलब कुछ मतलब इसका कॉन्स्टिट्यूशन टाइप का कुछ है क्या, मतलब कुछ लीगल पेपर हैं या फिर कुछ रूल्स बने हुए हैं। तो दोस्तों ये जान लीजिए, ये फॉर्मल ग्रुप नहीं है, ये एक इनफॉर्मल नेचर है इसका, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ तो कि इनफॉर्मल नेचर का इसका मतलब ये हुआ कि इनकी कोई ट्रीटी नहीं हुआ है, देर इज नो ट्रीटी बिटवीन देम, ठीक है। इनका कोई परमानेंट स्टाफ नहीं है और इनका कोई हेडक्वार्टर नहीं है और कोई लीगली बाइंडिंग पावर भी नहीं है कि मतलब जो वो कह देगा वो कर देंगे, ठीक है। और यहाँ तो फिर यहाँ पे डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, है ना। डिसीजन यहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से लिया जाता है दोस्तों, कोई वोटिंग नहीं होती है इसमें, ठीक है। प्रेसिडेंसी हर साल मतलब रोटेट होती है, डिसीजन थ्रू म्यूचुअल एग्रीमेंट, कोई वोटिंग नहीं होती। और उसके बाद जान लीजिए ये रिप्रेजेंट क्या करता है दुनिया में। आप जान लीजिए G7 जो है ग्लोबल मतलब पूरी दुनिया का 60% नेटवर्थ इन्हीं के पास है, और इनकी पॉपुलेशन मात्र और मात्र 10% है। और जीडीपी भी अगर देखेंगे ना दुनिया की, 46% जीडीपी को रिप्रेजेंट करते हैं ये लोग, ठीक है। आप ये जान लीजिए ये लोग एक तरह से ग्लोबल नॉर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब ग्लोबल नॉर्थ में कौन कौन आ जाता है, जैसे नॉर्थ अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, इन सब पार्ट ऑफ ओशनिया। क्योंकि मैं आपको मैप में दिखाता हूँ, जैसा कि आप दोस्तों मैप में देख रहे हैं, ये वाली जो एक लाइन जा रही है ना, ये लाइन, ये वाली लाइन होती है ब्रांडेड लाइन। ये देख रहे हैं दोस्तों, ये पूरी तरह से नॉर्थ साउथ को नहीं डिवाइड कर रही, पर ये डिवाइड कर रही है अमीर और गरीब को। आप बस यही मान लीजिए। इसमें देख रहे हैं ग्लोबल नॉर्थ में आपका ऑस्ट्रेलिया भी आता है, ठीक है, न्यूजीलैंड भी आता है, जबकि ये है किसमें, साउथ वाले पोर्शन में है, ठीक है। तब भी ये ग्लोबल नॉर्थ में आता है, ठीक, समझ गए दोस्तों। उसके बाद ये सारे जो है ग्लोबल साउथ वाले हैं और ये ग्लोबल नॉर्थ वाले हैं, ठीक है। तो आपने मैप में देखा दोस्तों ना, ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ में मतलब डिफ्रेंशिएशन नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन नहीं है, इकोनॉमिकली डिफ्रेंशिएशन है, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं ग्लोबल साउथ के बारे में दोस्तों। ग्लोबल साउथ जो है मतलब आप समझ लीजिए वो कंट्रीज जो कि अभी भी मतलब डेवलपिंग फेज में हो, मतलब कंट्रीज स्टिल इन डेवलपिंग फेज, ठीक है। इसमें कौन से आ जाते हैं, अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका, जो मैंने आपको दिखाया है, ठीक है। उसके बाद ये जो टर्म है ग्लोबल साउथ, ये कौन लाया था, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये कार्ल ओगलिस बाई, इन्होंने ये टर्म दिया था, क्योंकि इससे पहले एक टर्म यूज़ हो जाता था थर्ड वर्ल्ड, उसमें क्या थोड़ा सा मतलब गरीबों वाली फीलिंग आती थी, पुअर्टी लाइन के नीचे, मतलब कुछ मतलब बहुत बेकार लगता था, इसीलिए इस टर्म को लाया गया था। तो पहले थर्ड वर्ल्ड लाया गया था 1969 में, इस नाम को चेंज करके ये कार्ल ओगलिस बाई ने ग्लोबल साउथ को लाया, ठीक है। अब देखिए वर्ल्ड बैंक का भी अभी हाल फिलहाल में मतलब कहना हुआ है कि मतलब कि अभी जो मतलब जो वेल्थ है, मतलब जो मतलब वेल्थ है उसका शिफ्ट ऑफ वेल्थ देखा गया है, कहाँ से, नॉर्थ अटलांटिक से एशिया पैसिफिक, मतलब ग्लोबल नॉर्थ वाला ही हो गया ये ग्लोबल साउथ तक, ठीक है। कहा जा रहा है 2030 तक दोस्तों टॉप की जो 4 लार्जेस्ट इकोनॉमीज होंगी उसमें से 3 जो होंगी ग्लोबल नॉर्थ की होंगी, जिसमें इंडिया और चाइना भी इंक्लूड होगा, ठीक है। अब ग्लोबल नॉर्थ आप जान लीजिए, ग्लोबल नॉर्थ में आपका नॉर्थ अमेरिका आ जाता है, यूरोप आ जाता है,
जाता है और सम पार्ट्स ऑफ ओशनिया, जो मैंने ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड दिखाया ना, है साउथ में वो, पर आता ग्लोबल नॉर्थ में है, ठीक है। अब ब्लेंडेड लाइन मैंने आपको दिखाया, ब्लेंडेड लाइन वो लाइन है जो कि इनको डिफ्रेंशिएट करती है, एक दूसरे से अलग करती है, किसको, ग्लोबल नॉर्थ को ग्लोबल साउथ से, ठीक है दोस्तों।